नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। साथ ही आपको अपडेट देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ब्रुनई और सिंगापुर के दौरे पर गए हैं, तो उसके पहले चरण में प्रधानमंत्री कुछ ही देर में ब्रुनई पहुंचने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और इसके बाद आज का सबसे पहला जो एजेंडा होने वाला है वो ये है कि कोलकाता रेप मर्डर मामले में डॉक्टर मांग रहे हैं, लोग मांग रहे हैं इंसाफ, और ममता बनर्जी और उनकी सरकार थमा रही है एक और कानून। तो सवाल यह है कि खाली कानून थमाने से होगा, या जो कानून है उसको इंप्लीमेंट करने से, उसको लागू करने से होगा। और कोलकाता पुलिस ने कैसा लागू किया है वो हम सब जानते हैं, कितने सवाल उठ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला एजेंडा इसी पर होगा। और इसके बाद आज की खास चर्चा होने वाली है कि हिमाचल प्रदेश को शॉर्टकट वाली पॉलिटिक्स से वहां पर शॉर्ट सर्किट हो रही है। सैलरी, वेतन नहीं मिल पा रहे वहां पर लोगों को, तो जो फ्रीबी वाली पॉलिटिक्स थी उसका ये साइड इफेक्ट दिखाई पड़ने लगा है। और वहां पर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री भी बयान दे चुके हैं कि अभी हम लोगों को कुछ महीने सैलरी नहीं लेनी है, 2 महीने 3 महीने बाद सैलरी लेनी है। तो ये असर दिखाई पड़ने लगा है। ऐसी ही स्थिति पंजाब में भी हुई थी, कर्नाटक में भी काफी हद तक ऐसी स्थिति है। तो शॉर्टकट पॉलिटिक्स, फ्रीबी पॉलिटिक्स कितना हानिकारक हो सकती है उसका ट्रेलर कहिए, आगे चलकर हो सकता है पूरी फिल्म देखने को मिले, वो हिमाचल में दिखाई पड़ रहा है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात जम्मू कश्मीर चुनाव की करेंगे कि वहां पर सिर्फ हालात ही नहीं बदले हैं, बल्कि अब तो हालात बदलने के बाद उन लोगों की विचारधारा भी बदल रही है, आइडियोलॉजी भी बदल रही है। जो पहले चुनाव के दौरान बंद, हड़ताल, बायकॉट का कॉल देते थे, अब वो कह रहे हैं हमें भी लड़ना है। अलग अलग पार्टियों को संपर्क कर रहे हैं कि हम भी इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चुनाव आयोग के इंतजाम ने लोगों में जबरदस्त भरोसा भी पैदा किया है, तो इस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना। ब्रुनई दौरे पर सुल्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करने वाले हैं चर्चा। पीएम ने कहा दोनों देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन के अहम साझेदार। पश्चिम बंगाल विधानसभा में दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के भीतर मौत की सजा देने वाला विधेयक पारित। भाजपा ने भी किया है विधेयक का समर्थन। कोलकाता कांड के खिलाफ इस बीच डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में गहराया वेतन और पेंशन का संकट। अब तक 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स के खाते में नहीं आई तनख्वाह। विपक्ष अब इस मुद्दे पर विधानसभा में लाएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। भाजपा के सदस्यता अभियान का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी में अपनी प्राथमिक सदस्यता को कराया नवीनीकृत। सोशल मीडिया एक्स पर दी जानकारी। सभी कार्यकर्ताओं से भी सदस्यता को नवीनीकृत कराने का किया आग्रह। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अलगाववादियों के चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का ओमर अब्दुल्ला ने किया स्वागत। कहा जो बंद और हड़ताल करते थे वो चुनाव में हो रहे हैं शामिल, लेकिन जमात के चुनाव में आने का किया विरोध। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 33 लोगों की मौत। दोनों राज्यों में राहत और बचाव कार्य जारी। उधर महाराष्ट्र और गुजरात के भी कई क्षेत्रों में बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। तो जम्मू कश्मीर के रियासी में आज स्कूल बंद। और पेरिस पैरालंपिक के छठे दिन आज शूटर अवनी लेखरा और दूसरे स्वर्ण के लिए पेश करेंगी अपनी चुनौती। हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु से पदक की आस। तो शॉटपुट, तीरंदाजी और जैवलिन में भी भारतीय एथलीट पेश करेंगे चुनौती।
ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और अब सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे पहले एजेंडे की। और सबसे पहला एजेंडा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो रेप और मर्डर का मामला कोलकाता में हुआ था, उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज एंटी रेप बिल पास हो गया है। नए कानून के तहत रेप के मामले की 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी। 36 दिन। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या फिर मौत होने पर दोषी को 10 दिन में ही फांसी की सजा होगी। अब इसको राज्यपाल के पास भेजा जाएगा पश्चिम बंगाल विधानसभा से पारित होने के बाद, और उनके साइन कर देने के बाद यह कानून बन जाएगा। तो ये जो कोलकाता रेप मर्डर वाला मामला है, इसमें इस बीच कोलकाता रेप मर्डर घटना में सबूत मिटाने के प्रयास का आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ एक तरफ कानून पास हो रहा है, दूसरी तरफ सबूत मिटाने के प्रयास का आरोप है। धरना पर बैठे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि वो तो सबूत मिटाने में लगे हुए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में दूसरी तरफ रेप मर्डर के मामले में फांसी की सजा वाला विधेयक पारित हो गया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ममता उनके हाथ में थमा रही है एक और कानून। तो असली बात तो यह है कि नए कानून के बजाय इंसाफ तो तभी मिलेगा ना जब मौजूदा कानून पर ठीक से अमल हो। और कोलकाता पुलिस और ममता सरकार पर तो अमल को लेकर ही सबसे ज्यादा सवाल हैं कि उन्होंने कानून को अमल कैसे में लाया, किस तरह से वहां पर जांच की। सबूतों तक को मिटाने के आरोप लग रहे हैं कोलकाता पुलिस पर। लेकिन टीएमसी का क्या पक्ष है और कुणाल घोष जो उनके नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देख लेते हैं। सीबीआई को ये बताना पड़ेगा, ये करप्शन चार्ज में संदीप घोष अरेस्ट आप लोग कर लिया, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो वो सिर्फ नजर घुमाने के लिए आप लोग अरेस्ट किया। असली केस का अपडेट क्या है? क्या वो संजय राय एक ही आदमी था या कोई चक्र था? इसका पूरा अपडेट, ये इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है, ये सीबीआई को क्लियर करके ये अपडेट बताना पड़ेगा। और इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा, आइए उनको भी देख लेते हैं। सीबीआई ने संदीप घोष जो टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार का बहुत बड़ा करीबी है, उसको वित्तीय अनियमितताओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया है। आज जब ये गिरफ्तार हुआ है तो सवाल तो ये बनेगा कि ममता बनर्जी जी कब इस्तीफा देंगी। ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर भी थी, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी थी। क्या उनको नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? उल्टा उनके विधायक, उनके नेता प्रोटेस्टर्स को धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वो देश में दंगा लगाने की बात कर रही है। और इंडिया अलायंस के सारे नेता जो है, जो लड़की हूँ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं या जो संविधान बचाओ की बातें करते हैं, चाहे कोलकाता हो, चाहे केरला हो, चाहे कन्नौज हो, बेटियों के पक्ष में ये सभी लोग चुप हो चुके हैं। तो ये तमाम प्रतिक्रिया, लेकिन आप जानते हैं जैसा कि कांग्रेस इस मामले पर बोलने से बचती रहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक नेता हैं कांग्रेस के जो बोलते हैं, अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देख लेते हैं। इस राज्य में आरजीकर सिर्फ एक ही घटना नहीं, बल्कि पिछले दशकों से, खासकर ममता बनर्जी की जमाने में और आज तक भी, आज के दिन तक भी महिला पे हमले, बलात्कार, अत्याचार लगातार जारी है। तो अधीर रंजन चौधरी कम से कम बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के नेता तो बोल ही नहीं रहे हैं। खैर, लेकिन क्या कुछ वहां पर हो रहा है, प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से सीधे जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, थमा दिया एक और नया कानून, लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं कि जो कानून था उसी को ठीक से कोलकाता पुलिस ने लागू नहीं किया था। और डॉक्टर, प्रदर्शनकारी डॉक्टर तो यहां तक कह रहे हैं कि सबूत मिटाने का भी काम हुआ, ये उनका आरोप है। लेकिन बहरहाल ये कानून पास हुआ है। क्या कुछ पश्चिम बंगाल विधानसभा में नजर आ रहा है इसको लेकर? देखिए लालचंद, मैं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था, ये जो बिल लाया गया था और पास किया गया
भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण समर्थन के साथ इस जो कागजात है ये अभी से ही रद्दी में चला गया, ये समझ लेना जरूरी है। क्योंकि अच्छा। एक बात समझ लीजिए, पहले ही जो अपने भाषण में लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने एक बात साफ कर दिए थे कि आप सरकार में है, आप चीफ मिनिस्टर है, आप कैबिनेट की मुखिया है, सरकार की मुखिया है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगले 1.5 साल में, क्योंकि 2026 में चुनाव है बंगाल की फिर से जी। तो अगले 1.5 साल में इस बिल को कानून में तब्दील किया जाए और इसको इस्तेमाल किया जाए, एग्जीक्यूशन हो जाए। शुभेंदु अधिकारी क्यों कहा? क्योंकि उनको मालूम है जो कि ये बिल सिर्फ नजर घुमाने के लिए असेंबली में लाया गया ममता बनर्जी की तरफ से, क्योंकि इस बिल में जो जो प्रावधान रखा गया है वो सारे भारतीय न्याय संहिता की जो कानून है उस कानून के साथ एक क्रॉस इंटरेक्शन है। और ये क्रॉस इंटरेक्शन करने के समय पे खासकर से प्रदेश की तरफ से अगर इस तरह की कोई कानून बनाने की इच्छा है तो केंद्र के साथ इसका आलोचना करना चाहिए। और ये सिर्फ हमारे रिपोर्टिंग की शुरू में एक छोटा सा चूक रह गया। ये बीएनएस के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए सिर्फ राज्यपाल के सिग्नेचर करने से ये कानून नहीं बनेगा, ये राष्ट्रपति के पास भी भेजना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया कि वो किसी पेच में फंस गए और इसीलिए अपने भाषण में उन्होंने बार बार याद दिलाया कि ये बिल पहले राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और बाद में राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा। मतलब उनको समझ में आ गया कि इतने दिन तक बंगाल के लोगों को जिस तरह से बेवकूफ बना के उनका राज चलता रहा, तो शायद इस बार लोग समझदार हो गए, फिर से बेवकूफ बनाना मुश्किल है। बिल्कुल। ये तो बात हुई विधानसभा में क्या कुछ हुआ, लेकिन कोलकाता की सड़कों पर क्या हो रहा है प्रसेनजीत दा? क्योंकि डॉक्टरों ने अभी तक हड़ताल को खत्म नहीं की और डॉक्टर तो कह रहे हैं कि ये कानून थमाने से क्या होगा। उधर जो घटना घटी उसमें तो सबूत मिटा रही थी कोलकाता पुलिस, तो सड़कों पर क्या चल रहा है अभी? लालचंद बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं और मैं एकदम तुरंत अपडेट आपको दे रहा हूं कि इस वक्त जो कल हमने दिखाया था कि डॉक्टर लोगों को रोकने के लिए 9-9 फुट ऊंचाई रेलिंग मतलब गार्ड वॉल बनाया गया था और जिसमें डॉक्टर ने फिलहाल आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ब्रुनोई की यात्रा है, ब्रुनोई की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ब्रुनोई की यात्रा पर पहुंच गए। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की यात्रा पर अपने विदेश दौरे पर हैं। पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनोई का दौरा कर रहे हैं, दारुस्सलाम पहुंच गए हैं ब्रुनोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर उनको जो ये उनका स्वागत है गार्ड ऑफ ऑनर के साथ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्राउन प्रिंस हाजी
तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे ब्रुनेई से। ब्रुनेई के दारुस्सलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर यात्रा पर पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के क्राउन प्रिंस ने औपचारिक तौर पर स्वागत किया है। तो प्रधानमंत्री के ब्रुनेई दौरे के दौरान, क्योंकि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है ब्रुनेई की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जो कुछ भी खबरें आती रहेंगी वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल आज की सबसे बड़ी चर्चा, आज की खास चर्चा पर चलते हैं और आज की खास चर्चा हमारी ये है कि शॉर्ट सर्किट वाली जो पॉलिटिक्स है, शॉर्टकट वाली, उससे हिमाचल में शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो शॉर्ट सर्किट वाली पॉलिटिक्स जो है वो उससे हिमाचल में किस तरह से नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार राज्य के कर्मचारियों को 1 तारीख को सैलरी नहीं मिल पाई। 2 लाख कर्मचारी हैं और करीब 1.5 लाख पेंशनधारी हैं, वो बेचारे इंतजार करते रह गए। तो बीजेपी जो वहां मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसने इसको खटाखट इकोनॉमी, जो राहुल गांधी वाली खटाखट इकोनॉमी थी, उसका परिणाम बताया है। साथ ही राज्य में फ्रीबी की सियासत को बीजेपी ने कसूरवार बताया है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ सुक्खू सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपए से मसले का हल हो जाएगा और इसके बाद कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा। याद कीजिए, पीएम मोदी ने कहा था कि ये जो शॉर्टकट की सियासत है, इसे शॉर्ट सर्किट होना तो तय है। तो क्या हिमाचल में यही शॉर्ट सर्किट की समस्या अब वेतन पर आ पड़ी है? हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इसके लिए पहले की सरकारों को जिम्मेदार ठहरा दिया। राज्य की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री खुद, मंत्रीगण और सभी बोर्ड के चेयरमैन अगले 2 महीनों तक सैलरी भत्ता नहीं लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर ने हालांकि कहा कि 2 दिनों से लोग मैसेज चेक कर रहे हैं, सैलरी आई कि सैलरी नहीं आई। पहाड़ पर इस तरह के आर्थिक संकट की वजह राज्य का बढ़ता कर्ज का बोझ ही है। चुनावी वादे को पूरा करने में लगी हिमाचल सरकार, लोगों के सामने आर्थिक संकट सरकार ने खड़ी कर दी है अपनी पॉलिसी की वजह से। साल 2024 तक राज्य सरकार के पास 6,200 करोड़ रुपए की लोन लिमिट थी, लेकिन इस लिमिट में 4,000 करोड़ रुपए तो लिया जा चुका है। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति हर महीने आ सकती है। 58,444 करोड़ रुपए के सालाना बजट में हिमाचल केवल वेतन, पेंशन और पुराना कर्ज चुकाने में ही 42,079 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। तो ऐसी स्थिति में अन्य खर्चों के लिए राज्य को लोन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लोकसभा चुनाव को भी याद कीजिए, खटाखट इकोनॉमी का जोर शोर से प्रचार किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की गारंटी योजना का उदाहरण लोगों के सामने रखा था, लेकिन राज्यों के बढ़ते कर्ज के बोझ को नहीं बताया था। राज्य सरकार राहुल गांधी के ओपीएस के वादे पर अब तक खरी नहीं उतर पाई है और वजह क्या है? 20,000 करोड़ रुपए का जुगाड़ ही नहीं हो पाया। लेकिन गारंटी कहने में क्या जाता है, वचनम किम दरिद्रता। हालात अब यह बन गई है कि फ्रीबी ने राज्य की जनता पर प्रति व्यक्ति 1,17,000 रुपए का कर्ज बढ़ा दिया है। अब हिमाचल सरकार फ्रीबी स्कीम में राइडर लगा रही है। 300 यूनिट फ्री बिजली में इनकम टैक्स वाला अब क्लाउज जोड़ दिया गया है, पहले ऐसा वादे के समय में नहीं था। तो बीजेपी के पुराने सब्सिडी को भी कांग्रेस की सरकार ने हटा दिया है। तो मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी का अब आरोप है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के साथ ही दर्जनों सहयोगियों को सीपीएस बनाकर कैबिनेट स्तर का दर्जा दे दिया। ऐसी फौज खड़ी करके करोड़ों रुपए का खर्चा बढ़ा लिया। अब सीएजी की रिपोर्ट को आने वाले वित्तीय वर्ष में वेतन मद में 20,639 रुपए खर्च होंगे, ऐसी रिपोर्ट कहती है, जबकि पेंशन की रकम में 16,728 करोड़ रुपए खर्च होगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि नौकरी करने वाले लोगों से ज्यादा संख्या पेंशनधारियों की होने वाली है। तो ऐसी हालत में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, इसकी जो नीति है वो सैलरी और रोजगार पर तो दुष्प्रभाव डालेगी ही, और उसी का नजारा दिखाई पड़ रहा है। तो जब इस नजारे के बाद वहां के कर्मचारी, उन पर सबसे पहले मार पड़ी है। जरा देखिए क्या कुछ कर्मचारी वहां पर कह रहे हैं। आमतौर पर क्या, हर बार 1 तारीख को
कर्मचारी को, पेंशनरों को उसकी सैलरी मिल जाया करती थी। लेकिन ये मुझे भी 34-35 साल की सर्विस हो गई है, ये पहली बार हमने देखा कि आज 3 तारीख हो गई है, अभी तक सैलरी लोगों के खाते में नहीं आई है। सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। राशन वाले भी बोलते हैं, सब्जी वाले भी बोलते हैं, स्कूल में फीसें जमा करनी बच्चों की, हर आदमी की अपनी समस्या है, वो नहीं जानते भी ऐसी समस्या होगी। अगर पहले थोड़ा सा भी पता हो कि इस फर्स्ट को आपकी सैलरी नहीं आएगी तो कोई इंतज़ाम करेगा, कुछ ना कुछ तो कुछ करेगा ही, चाहे उधार लेगा, कुछ भी लेगा। चलो राशन के 2-4 हज़ार रुपये कुछ तो बंदे रखते, ज़रूरी नहीं है कि सबकी ही सैलरी इतनी है कि वो गुजारा कर सके, क्योंकि फर्स्ट को हर आदमी ने अपना बजट बनाया होता। तो फ्रीबी की पॉलिटिक्स और शॉर्ट सर्किट, शॉर्टकट की पॉलिटिक्स वहां पर अपना असर दिखा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव को भी याद कीजिए, कैसे खटाखट 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 सुनाई पड़ता था राहुल गांधी की तरफ से। एक बार उसको फिर से याद कर लीजिए ये देख करके। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे, महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को। खटाखट 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 खटाखट। बहुत चर्चा में ये बात थी उस समय लोकसभा चुनाव में, खटाखट खटाखट। तो बिल्कुल उस खटाखट का असर जो है हिमाचल पर फटाफट होने लगा है। खैर, आज हमारी खास चर्चा यही है और हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से ये शॉर्टकट वाली सियासत कितनी नुकसानदेह हो सकती है, उसका मुजाहिरा, उसका नज़ारा हिमाचल में नजर आने लगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं बहुत, और इसके साथ ही हमारे साथ दोनों जो हमारे मेहमान हैं वो भी जुड़ गए हैं। संजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश के ही हैं। बहुत बहुत स्वागत संजय शर्मा जी। और साथ में हमारे साथ राहुल लाल जी, जो राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस के समर्थन में बातें भी रखते हैं। तो मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, हम पहले भी इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब तो ये खटाखट का जो असर है वो हिमाचल प्रदेश में फटाफट दिखने लगा है। असर तो और भी जगह दिखे हैं, पंजाब में भी दिखे हैं, कर्नाटक में भी दिखे हैं, लेकिन हिमाचल में लगता है कुछ ज्यादा ही नजर आने लगा है और इसका झटका जो है फटाफट लगने लगा है वहां के कर्मचारियों को सबसे पहले। लाल जी, अपनी रिपोर्ट में जब आपने देखा कि हिमाचल के जो सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉई हैं, वो जो अपनी बात बता रहे थे, वो समझने की ज़रूरत है। ये पहाड़ी राज्य में जो नौकरी पेशा के लोग हैं, उनके आर्थिक गतिविधि का पूरा स्रोत जो सैलरी से होता है। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि किसी परिवार के पास साथ में अगर उनको महीने की सैलरी जो 1 तारीख को आनी थी और वो 1 तारीख को सैलरी नहीं आई, 2 तारीख हो गया, 3 तारीख को नहीं आई, तो जाहिर सी बात है उनकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि सैलरी उनके इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है, दूसरे एक्टिविटीज उनके पास नहीं होती है शायद जी। तो इस हालत में अगर देखिए कि ये स्थिति में क्यों पहुंची, राज्य सरकार की जो स्थिति बनाई हुई है उस स्थिति में के लिए उनके साथ में कंपल्सन, जैसे 1 हफ्ते मानसून सत्र का जो शुरू हुआ था उसी समय में जब सुखू ने ये बात का अनाउंस किया तो उन्होंने साफ कहा था कि हम सीएम और बाकी लोगों को हम ये बात आगाह करेंगे, कम से कम रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 महीने अपनी सैलरी को ना लें। तो वो उस समय अगर क्लियर बताते कि भाई ये सारे कर्मचारी जो लगभग 2 लाख के कर्मचारी हैं या 1.5 लाख के पेंशनधारी हैं, उनको भी थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए, तो शायद वो SMS नहीं देखते बैंकों का कि अलर्ट टन से बज रहा है कि नहीं बज रहा। तो इन्होंने वो नहीं बताया, लेकिन उन्हें ये पता था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें पता था कि वो सैलरी इस महीने में 1 तारीख को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका अब क्या है कि जब आपने अपनी रिपोर्ट में जैसे बताया कि 6,000 जो इनका लोन का लिमिट है जी, वो पूरे 2024 का है। बिल्कुल। और अब आप देखिए कि अगस्त बीतने को है और अगस्त में बीत गया है, और अगर अगस्त महीने तक में 4,000 राज्य सरकारें पहले से इस मद में लोन ले चुकी है, तो उनके पास में और बाकी के जो महीने हैं वो एक संकट तो हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि ये जो डेफिसिट फंड है वो सेंटर से जब उनको मिलेगा तो जाहिर सी बात है इस हफ्ते में वो सैलरी दे पाएंगे, जो 570 करोड़ का जैसा कि रिपोर्ट में आ रही है कि वो जैसे ही वो रिलीज होगी फंड तो सारे एम्प्लॉई को सैलरी मिल जाएगी जी।
लेकिन सवाल ये है कि ये मैनेजमेंट जो है उसको मिसमैनेजमेंट अगर नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? क्या कहा जा सकता है? सही अगर ये प्रॉब्लम अगर राज्य सरकारों के पास पहले के भी सरकारों की रही होगी, पहाड़ी स्टेट है, बिल्कुल, वहां सबसे गौर करने की बात ये है लाल जी कि वो स्पेशल स्टेटस का ये राज्य है। जो पहाड़ी राज्य है उसको बीजेपी सरकार ने ही हिमाचल को भी स्पेशल स्टेटस में रखा था। तो मतलब 90% जो है वो केंद्रीय जो ये योजनाएं हैं वो एक तरह से अनुदान में मिलता है। जी जी। तो इतने फैसिलिटीज आपको मिले हुए हैं, इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी 1 तारीख को नहीं दे पा रहे हैं तो इसको मिसमैनेजमेंट छोड़ के कुछ और भी इसके नहीं कहा जा अलावा और सकता। क्या कहेंगे इसको? राहुल लाल जी, हम सब जानते हैं कि कितने लोगों का ईएमआई बाउंस कर रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ईएमआई आकर के हिट कर रही होगी हिमाचल के कर्मचारियों के खाते में और वो बाउंस हो जाती होगी। हमारा आपका भी, हम सब भी इस चीज को जानते हैं अच्छी तरह से, ईएमआई पर आजकल कितने लोग जीते हैं। लेकिन ये खटाखट पॉलिटिक्स का ये फटाफट झटका लगना शुरू हो गया है ना हिमाचल में अब। राहुल लाल जी, लालचंद जी, देखिए जो तमाम आपने विश्लेषण में अब तक आंकड़े रखे हैं वो आंकड़े बिल्कुल सही है और हिमाचल प्रदेश इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ये बिल्कुल सही तथ्य है ये। ठीक है। लेकिन जो उसके कारण बताए जा रहे हैं वो कारण सही नहीं बताया जा रहा है लालचंद जी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में मैं समझ गया। पिछली सरकारों का नाम आप भी कांग्रेस की तरह ले लीजिएगा, सुक्खू जी की तरह। नहीं, देखिए मैं तो विस्तार से संक्षेप में रख दूंगा सारे पॉइंट्स आपके सामने में। ठीक है। देखिए वहां पे अगर हम लोग देखें, जो राहुल गांधी के खटाखट और फटाफट लेके जो भारतीय जनता पार्टी मजाक बनाने में लगी हुई है, वो आपको मानना चाहिए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी शानदार जो है कि आर्थिक प्रबंधन कर रहे थे। लेकिन हाँ, राज्य के ऊपर एक प्राकृतिक आपदा की स्थिति आई पिछले वर्ष, हम लोगों को वो नहीं भूलना चाहिए। और वो जो प्राकृतिक आपदा थी, वो प्राकृतिक आपदा पिछले 50 वर्षों का सबसे बड़ा प्राकृतिक आपदा था राज्य के ऊपर। और उसमें केंद्र सरकार को जो उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग थी, वो राष्ट्रीय आपदा उसको नहीं घोषित किया गया। इस बार के बजट में उसके लिए बजटीय आवंटन किया गया। अच्छा, एक एंगल आपने और जोड़ दिया इसमें। ठीक है, ठीक है। राहुल जी, वैसे ये जवाब तो बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, लेकिन आप उस समय में देखिए हम लोग भी खबर के दुनिया में ही रहते हैं। आपको कहिए तो मैं वो सारा डेटा दे दूं कि आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से कितने पैसे, अनुराग ठाकुर के उस समय में मंत्री भी रहे थे। जी, और आप लोग एक नैरेटिव बनाते हैं और हर चीज में उसको फिट कर देते हैं। ये पैसा नहीं मिला, अब ये सारे बीजेपी के प्रवक्ता खुद जवाब देंगे। संजय शर्मा जी देंगे। एक नैरेटिव मत रखिए। हाँ, ठीक है। लेकिन आपने कहा ना बीजेपी ने, मैं जरा संजय जी के पास जाऊं, उनसे स्पष्टीकरण आपकी बातों का लूंगा। हाँ, लालचंद जी, संजय जी के पास जाने से पहले एक लाइन और रख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि जब मार्च 2022 में उस समय जो इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जो राज्य सरकार के ऊपर कर्ज था वो कर्ज था 68,896 करोड़ रुपया का कर्ज था उस समय। तो इस लेनदारी के साथ राज्य जो है वो कांग्रेस को कर्मचारी पूछ रहे हैं कि उस समय वेतन तो आ जाती थी, अभी इस बार नहीं आ रही है। ये बड़ी बात है। लोगों को तो इस बात से डेटा लोग उतना नहीं देखते हैं। लोग वो देखेंगे कि ईएमआई बाउंस हुई कि नहीं हुई है। मैं आता हूं आपके पास। और आपने जो खटाखट का मजाक बोला ना राहुल जी, मजाक तो हमने देखा था लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर पर जो मजाक बना था खटाखट का, चुनाव के ठीक बाद, है ना। मजाक तो सच में इसका बन रहा है। लेकिन फिलहाल संजय जी पर जो सवाल है, संजय जी जवाब देंगे। संजय जी, सुक्खू जी ने भी बोला कि देखिए इसके लिए जिम्मेदार तो पहले की सरकारें हैं, और राहुल जी भी अभी डेटा दे रहे थे कि उस समय भी कर्ज इतना था, तो जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली जा रही है। संजय शर्मा जी, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी थी, उस समय जब वीरभद्र सिंह सरकार को छोड़ करके गए थे, तो कर्जा था हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर, कर्जा था 49,000 करोड़ का। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में जितना कर्जा, क्योंकि छोटा प्रदेश है, कर्जे लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी आय के बहुत ज्यादा स्रोत नहीं होते हैं, राजस्व के बहुत बड़े साधन नहीं है, तो कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन उसकी एक मैनेजमेंट होती है। लेकिन जब हमने पूरे 5 वर्ष के अंदर कर्जा लिया 27,000 करोड़ रुपया लिया, और उसमें पुराने कर्ज जो वीरभद्र सिंह के समय के थे
और जो कर्जे लिए थे उनके जो इंटरेस्ट थे उनको भी चुकाया बीच में। ठीक है। लेकिन इस सरकार ने 18 महीने के शासन के अंदर 30,000 करोड़ रुपया कर्जा ले चुकी है। मैं एक बात यहां जोड़ दूं, एक बात संजय जी जोड़ूं। मैं ये कह रहा हूं कि डेटा आप भी गिना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपने जो फॉर्मूला अपनाया जिसकी वजह से कर्मचारियों की और सबकी सैलरी आती रही, वही वाला फॉर्मूला जरा सुक्खू जी को बता दीजिए कि भाई इसको ऐसे कीजिए तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसा है कि जो अधिकारी उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो बैठे थे वही अधिकारी अब हैं। अब सुक्खू जी की पार्टी ने जब चुनाव में ये आए थे, 2022 के चुनाव में जब ये आए तो इन्होंने जो वायदे किए, इनके प्रमुख 32 बिंदु इनके घोषणा पत्र में थे, लेकिन उसकी 10 मुख्य गारंटी, 10 गारंटी के अंदर क्या सब था? कुछ आपको लगता है जो स्थिति जो बिगड़ी है वो उसी वजह से 1500 रुपया प्रदेश की हर महिला को देना जी, 1 लाख रोजगार पहली कैबिनेट की मीटिंग में देना, 300 यूनिट फ्री बिजली के थे, 2 रुपए किलो गोबर खरीदना, और उसके अतिरिक्त जो है वो 80 रुपए और 100 रुपए गाय और भैंस के दूध का इन्होंने मूल्य रखा था कि वो किसान को मिलेंगे। ये की मुख्य वो थी। उसमें से अभी तक एक भी ओपीएस का इन्होंने कहा था, ओपीएस का भारतीय जनता पार्टी चाहती तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती थी, लेकिन हमें पता है कि हमारी नीति में जो भी नीति बनेगी वो पूरे देश के लिए एक समान बनेगी और हर प्रदेश में वो लागू होगी और उसी के ऊपर काम करेंगे। अगर सत्ता में आने के लिए अगर झूठे वायदे करने होते तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। ठीक है। आपको लगता है कि वादों का बहुत बड़ा असर पड़ा। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं राहुल जी आपके पास भी आऊंगा। अगली बात मैं अगले दौर में फंड अथॉरिटी के पास एक मिनट अभी आप दोनों रुकिएगा, आप दोनों के पास मैं दोबारा लौट के आता हूं। विनोद जी देखिए, डेटा तो सब लोग गिना रहे हैं, डेटा सुक्खू जी ने भी गिना दिए, डेटा राहुल लाल जी ने भी कुछ गिना दिए, हमने अपनी रिपोर्ट में डेटा गिनाए ही थे, और डेटा संजय शर्मा जी ने भी गिना दिए। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है यहाँ तक जो पहुँचा है, आप देख लीजिए, चाहे पंजाब की हालत हो, कर्नाटक की हालत हो, इसमें मुख्य तौर पर स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ने के पीछे वही फ्रीबी वाली पॉलिटिक्स है ना, वही शॉर्टकट वाली पॉलिटिक्स है ना, वही मुफ्त वाली पॉलिटिक्स है ना, जिसने स्थिति को इतनी बिगाड़ दी है। डेफिनेटली। और मैं अभी संजय जी का भी सुना और राहुल लाल जी का भी सुना। जो देखिए, राहुल लाल जी जो तर्क दे रहे हैं और संजय जी ने जो डेटा रखा है, दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। अगर आप प्रायोरिटी देखें, थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ब्रुनेई में दारुसलाम पहुंच गए, तो वहां पर जब वो होटल पहुंचे तो उनका जिस तरह से स्वागत किया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
ये तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई में जो दारुसलाम पहुंच गए, वहां पर होटल पहुंचने पर उनका भारतीय समुदाय के लोगों ने किस तरह से, किस जोश के साथ, किस उल्लास के साथ, किस उत्साह के साथ स्वागत किया, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है, पहले ब्रुनई की और फिर सिंगापुर की, उससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। एक बार फिर से लौटते हैं आज की खास चर्चा पर, और जो हमारी खास चर्चा आज है वो हिमाचल में जो शॉर्टकट पॉलिटिक्स से शॉर्ट सर्किट हो गया है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। विनोद जी अपनी बात रख रहे थे। विनोद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर राहुल जी के पास भी और संजय जी के पास भी मैं जाऊंगा। जी लाल जी, अभी मैं दोनों का प्रवक्ताओं का सुना था। संजय जी जो डेटा रख रहे थे और राहुल जी जो अपने तर्कों के साथ में, जो कांग्रेस पार्टी इसमें अपने एक लॉजिक के साथ आई है, उसको भी वही दोहरा रहे थे। समझने की ज़रूरत है कि राज्य सरकार में जो शीर्ष नेतृत्व है, उनकी प्रायोरिटी क्या है। अभी तक ये संकट जो है हिमाचल की, वो ऐसा नहीं है, इस तरह की संकट पहले नहीं कहीं हुई होगी, लेकिन उस समय में की सरकारें की अपनी एक प्रायोरिटी होगी। प्रायोरिटी ये थी कि राज्य सरकार के जो एम्प्लॉई हैं और पेंशनर्स हैं, उनकी सैलरी प्रायोरिटी थी। तो जाहिर सी बात है कि 1 तारीख को सबको सैलरी आना था तो आई।
अभी जो सीएजी की रिपोर्ट है, आप ये सीएजी की रिपोर्ट पे गौर कीजिए हिमाचल प्रदेश का, तो अभी सीएजी के 26-27 में आते आते जो राज्य सरकार का कम से कम 20,000 करोड़ से ज़्यादा सैलरी पे खर्च होनी है राज्य सरकार के कर्मचारियों पर, और जो पेंशनर्स हैं उनके पेंशनर्स पर लगभग 16,000 करोड़ खर्च होने हैं। तो आप सोच लीजिए कि जिस राज्य में पेंशनर्स, और अभी उस डेटा में ये भी बताया गया सीएजी की रिपोर्ट कि आने वाले समय में ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि जो पेंशनर्स जो है वो एम्प्लॉई जो है प्रेजेंट एम्प्लॉई उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो जिस सरकार के पास पेंशन और एम्प्लॉई की सैलरी ये प्रायोरिटी है, उस सरकार के पास में ये फ्री भी बनता कहाँ से है, बचता कहाँ से? दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये सरकारें शुरू से आप देखिए कि जो इनर फाइटिंग थी कांग्रेस के बीच में, सुक्खू के बीच में और वो वहाँ राजा साहब के परिवार के बीच में, तो इसका ये नतीजा ये था कि आपके पास एक संवैधानिक बाध्यता है, जिस बाध्यता के कारण आप इतने मंत्री बना सकते थे, लेकिन उस मंत्री के बनने के बजाय वो कैबिनेट का दर्जा देके आपने दर्जनों लोगों को आपने एक तरह से संतुष्ट किया। जो सुक्खू के लिए प्रायोरिटी ये है कि करोड़ों रुपये अगर कैबिनेट के दर्जा प्राप्त लोग जो हैं उनके सैलरी और उनके भत्ते में आप खर्च करते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी निश्चित रूप से सैलरी नहीं है, वहां के एम्प्लॉई नहीं है, जो है तो वो आपको पहले अपने इस तरह के जो राजनीतिक झंझावात को आप बचाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, उसमें कम से कम आपको सुक्खू सरकार को प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और उस प्रायोरिटी में लगता है कि कर्मचारी और वहां के आम लोग नहीं है। राहुल लाल जी, ये कहने से काम तो नहीं चलेगा। राहुल लाल जी, सिर्फ डेटा गिनाने से काम नहीं चलेगा कि उसमें उस समय इतना था, उस समय इतना था, क्योंकि लोग हैं और कर्मचारी हैं, वो तो सवाल पूछेंगे कि ये मिसमैनेजमेंट हुआ क्यों। लालचंद जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि कर्मचारियों को अगर 1 तारीख को वेतन मिल रहा था तो उनको अभी भी 1 तारीख को वेतन मिलना चाहिए था। लेकिन जो परिस्थितियां वहां पे बनी है, मैं कह रहा हूं कि एक राज्य की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई। अब इसमें केंद्र सरकार को चाहिए कि वो दलगत भावना से ऊपर उठकर सोचे। देखिए मेरी बात पूरी हो जाएगी, आप बोलिए, लेकिन आप कुछ ऐसा बोल देते हैं ना जो कि हमें बीच में बोलना पड़ जाता है। लालचंद जी, हम नहीं चाहते हैं बीच में बोलना। हाँ लालचंद जी, देखिए मैं कह रहा हूं कि देखिए मैं कह रहा हूं प्राकृतिक आपदा को आप लोग भले नहीं मान रहे, लेकिन मैं खाली एक आंकड़ा रख दूं कि जिस समय वहां पे पूर्व की सरकार थी, वहां पे कर्ज और जीडीपी का अनुपात था 43%, और इन्होंने इन तमाम योजनाओं के साथ उस कर्ज के अनुपात को 40% लाया, 3% जीडीपी के तुलना में उस अनुपात को घटाया। तो एक छोटा राज्य, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने भी कहा, उनके प्रवक्ता ने भी कहा कि उनको कर्ज लेने और भी कई छोटे राज्य हैं, और भी कई छोटे राज्य हैं, बगल में उत्तराखंड भी है। छोटा राज्य का उदाहरण अभी इस समय हिमाचल प्रदेश पर 87,000 करोड़ का कर्ज है, उत्तराखंड के ऊपर 90,000 करोड़ का कर्ज है। लेकिन अब चूंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह है तो वहां पे वो समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं दलगत भेदभाव की स्थिति आ जा रही है। उसी के ऊपर मैं हमला कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 जिस तरह से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करता है, वो ग्रांट मिल भी रहा है जिसके बारे में आप लोग बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन राहुल जी आपकी बात अच्छी तो लग रही है सुनने में, लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर इसी तरह मिसमैनेजमेंट पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल या बीजेपी शासित राज्य भी ले लीजिए, कोई बीजेपी शासित राज्य भी अगर इस तरह का मिसमैनेजमेंट करती है, कब तक केंद्र सरकार कहां से ला करके देती रहेगी? ये भी जरा सोचिए, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। मैं संजय जी से, आपने जो सुझाव दिया है उस पर संजय जी का कमेंट लेता हूं। संजय जी, क्या ये रास्ता है क्या जो रास्ता राहुल लाल जी सुझा रहे हैं? बिल्कुल, मैं मिश्र जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं। जो मिश्र जी ने कहा था, राहुल जी के साथ नहीं हूं सहमत। मिश्र जी ने जिस तरह से बात को रखा है, जो मुझे बोलना था वो उन्होंने पहले ही कवर कर दिया है कि अपने मित्रों को खुश करने के लिए लगभग 20 एडवाइजर्स, उनकी फौज, जिनको 4 से 5 लाख रुपया कम से कम महीने का उनके ऊपर खर्च हो रहा है जी। अभी मंत्रिमंडल का गठन होता नहीं है, मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और अपने मित्रों को 6 सीपीएस बना देते हैं, जिसका प्रचलन पूरे देश में बंद है। उनको कैबिनेट मंत्री का स्टेटस देकर के उनको सीपीएस बना दिया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। रिटायर्ड एंड टायर्ड अधिकारी, उनको अपना एडवाइजर्स लगाया है। जिन अधिकारियों को कांग्रेस पानी पी पी करके कोसती थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के लगाए हुए अधिकारी ये प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री की प्रथम पंक्ति में बैठे हुए एडवाइजर्स हैं।
ऐसी नहीं, फौज ये खड़ी ठीक कर है, दी। मैं मानता हूं कि ये भी एक मुद्दा है, इसका भी असर हुआ होगा, लेकिन बड़ा असर जो हुआ है वो तो फ्रीबी से हुआ है। मुख्यमंत्री के अंदर कहीं गंभीरता नजर नहीं आती। देखिए संजय जी वहां पे है फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। प्राकृतिक आपदा बड़ा आपदा खर्च नहीं था संजय जी। राहुल जी आपदा के ऊपर भी आ जाते हैं, आपदा के ऊपर भी आ जाते हैं। जो आपदा का पहला आकलन बना करके जो सरकारी अधिकारियों ने केंद्र सरकार को भेजा वो 6,700 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री कभी कहते हैं 12,000 करोड़, कोई मंत्री उठता है 15,000 करोड़, और मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं कि 10,000 करोड़ ये बोले कि आपदा का आई 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 10,000 करोड़ का चेक केंद्र सरकार काटे और इनको दे दे। इनकी जो फ्री बीज वाली जो इन्होंने वायदे किए थे उनको पूरा करने के लिए 2653 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर दिया। राहुल जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, राहुल जी बोलिए जल्दी से। मैं केवल इतना कह रहा हूं, देखिए इनका मैनेजमेंट, देखिए प्राकृतिक आपदा से पहले संजय जी आप मैनेजमेंट देखिएगा तो आप देख लीजिए 2022 में क्या कर्ज की दर थी और वो कितनी बढ़ी 2023 में। फिर से डेटा आ गया। डेटा हम लोग भी बहुत बता चुके हैं। राहुल जी डेटा सब लोगों ने बहुत गिना दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हिमाचल में लोगों और कर्मचारियों के खाते में पैसे नहीं है, EMI बाउंस हो रही होगी वहां पर। और ये संकट, हिमाचल का ये संकट कहीं ट्रेलर ना हो, खासतौर पर उन राज्यों के लिए जहां पर फ्रीबी पॉलिटिक्स जो सबसे ज्यादा होती है। चुनावों के दौरान बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे कर दिए जाते हैं और उसके बाद ये असर होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका राहुल लाल जी, संजय शर्मा जी। और अभी फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ फिजा ही नहीं बदली, जम्मू कश्मीर में वहां की पॉलिटिक्स भी बदल गई और उन लोगों की आइडियोलॉजी भी बदल चुकी है जो पहले बंद हड़ताल और बायकॉट करते थे और अब कहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। करेंगे इस पर बात। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और अब हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से अब आइडियोलॉजी भी बदल रही है हालात बदलने के साथ। तो वादी में आइडियोलॉजी भी बदली। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है, लेकिन यह पहला चुनाव इस मायने में भी है कि जहां पर अभी तक किसी ने बायकॉट का कॉल नहीं दी है। बुलेट की जगह बैलेट ने ले ली है अब। और फिर लोकतंत्र में अलगाववाद की आइडियोलॉजी कैसी, ये भी तो है। वर्षों तक अलगाववादी नेता लोगों से चुनाव बायकॉट की मांग कर रहे थे, इस बार वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं। ये नया कश्मीर है, ये बदली हुई फिजा की नई पहल है। कई अलगाववादी नेताओं ने मुख्यधारा की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP वगैरह को भी संपर्क किया है, और अगर उनको टिकट वहां से नहीं मिले तो निर्दलीय उम्मीदवार भी बनने का मन बना लिया है। सैयद सलीम गिलानी, तलत मस्जिद, एजाज अहमद,
ऐसे कई चेहरे हैं जिनका ताल्लुक अलगाववाद से रहा था, आज चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे। तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अलगाववादी नेता मुख्यधारा की पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है और ये बताता है कि अलगाववादी खेमे में विचारधारा को लेकर बड़ा बदलाव सामने आ गया है। उमर अब्दुल्ला ने साथ ही कहा कि लोकतंत्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने हमेशा लोकतंत्र पर भरोसा जताया है। ये लोकतंत्र की कामयाबी ही है कि अलगाववादी भी जुड़ रहे हैं। तो जाहिर है कि चुनाव आयोग के फ्री एंड फेयर इलेक्शन की प्रतिबद्धता भी है, जिससे लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा और मजबूत हुआ है। 40 साल बाद जम्मू कश्मीर में हुए इस बदलाव को समझा जा सकता है। कुछ साल पहले तक चुनाव को हराम बताने वाले अब इसको बहिष्कार करने वाले, पहले जो लोग बहिष्कार कर रहे थे अब इसको हलाल मान रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया में शामिल भी हो रहे हैं। ये बदले दौर का तकाजा है कि सलीम गिलानी जैसे अलगाववादी नेता जो कभी बंद, हड़ताल और पत्थरबाजी के लिए कुख्यात थे, आज पीडीपी का हिस्सा बनकर लोकतंत्र के जरिए आवाम की आवाज बनना चाहते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, पहले उनको देख लेते हैं। आइडियोलॉजी बदलती रहती है। अब इलेक्शन आए हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक तो जब कभी भी इलेक्शन का हमने सामना किया, इन लोगों ने बॉयकॉट के नारे दिए थे। अब खुद इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी में चेंज आ चुकी है। और महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनको भी देख लेते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने मफाद के लिए सरकार बनाना चाहती है। जब सरकार बनती है कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, इलेक्शन हलाल है। जब सरकार नहीं बनती है तो कहते हैं इलेक्शन हराम है, जो इन्होंने 22 साल यहाँ राजकुमारी चलाई। तो जुड़े हुए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी। विनोद जी, कई तरह के बदलाव के बाद ये बदलाव तो आना ही था और जिस तरह से आइडियोलॉजी बदल रही है, चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, एक अच्छी बात है। लाल जी, जो लोग पूछते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या बदला, उन्हें कम से कम आपकी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए जी कि आर्टिकल 370 हटने से ये अलगाववाद की आइडियोलॉजी बदल गई। ये उनको इस बात को कम से कम इस रिपोर्ट से तजुर्बा मिलेगा कि जो आपने गिलानी का दिखाया था चेहरा, जो वहां पे कम से कम एक कुख्यात थे फ्राइडे को पत्थरबाजी के लिए, वो कुख्यात थे चुनाव बहिष्कार के लिए, वो कुख्यात थे इस तरह के हिंसक प्रदर्शन के लिए। आज अगर गिलानी के वो जो हार्ड कोर आप कह सकते हैं सेपरेटिस्ट, आज अगर पीडीपी में शामिल होके अगर वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र से बढ़िया मंच कोई हो नहीं सकता आवाज देने के लिए, तो ये लगता है कि ये बदली फिजा की ये सबसे बड़ी कामयाबी है जो कई सेपरेटिस्ट जो हैं आज की तारीख में चुनाव मैदान में। इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज वक्त की कमी है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।